नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इग्नू न्यूज़ में, जहां पर आपको मिलेगी इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियां और असाइनमेंट। आपको यहां पर हैंड रिटन असाइनमेंट पीडीएफ के बारे में सारी जानकारियां दी जाएंगी और इग्नू की लेटेस्ट न्यूज़ क्या हैं, अपडेशन क्या हैं, इसके बारे में भी आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड आपको सभी जानकारियां की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHIC 131 के बारे में। इसका हम हिंदी सोल्ड असाइनमेंट और हैंड रिटन असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। इसका आपको असाइनमेंट का PDF कहाँ से डाउनलोड करना होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर कैसे कैसे लिखने हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी BEDSV असाइनमेंट हिंदी के लिए। आज हम बात करेंगे BHIC 131 हिंदी मीडियम के लिए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि आपको असाइनमेंट कहां से डाउनलोड करना है और किस तरीके से डाउनलोड करना है। आपको सबसे पहले गूगल सर्च में इग्नू असाइनमेंट्स लिखना है। जैसे ही आप इसको लिखते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जैसे ही हम बैचलर डिग्री पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सभी बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम असाइनमेंट्स की जानकारी मिल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं BHIC 131 के बारे में। तो इसके लिए आपको यहां पर सबसे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई देगा BHIC 131 इंग्लिश मीडियम के लिए व हिंदी मीडियम के लिए। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, तो हम यहाँ पर हिंदी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक PDF ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, अन्यथा आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। जैसे ही इस PDF के सबसे आखिरी पन्ने पर हम लोग आते हैं तो हमें यहाँ पर अपने प्रश्न दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह स्तरीय कार्य 3 भागों में विभाजित है। आपको तीनों भागों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब हम बात करते हैं इसके पहले भाग की। वर्णात्मक श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। इसमें आपको पहले ही नोटिफिकेशन दे दी गई है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में देने होंगे, जो भाग 1 के हैं। जो पहले भाग के प्रश्न हैं, इनके उत्तर 500 शब्दों में मिनिमम होने चाहिए। आपको इससे अधिक ही लिखने होंगे। पहले प्रश्न की बात करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास में निर्धारण में साहित्य स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, जो कि आपका रहेगा 20 अंक का। हर प्रश्न के सामने उसके अंक भी लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। प्रारंभिक प्रायद्वीप भारत के समाज पर व्यापार और शहरीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो ये आपका दूसरा प्रश्न रहेगा, जो कि 20 अंक का होगा। पहले भाग में आपको 2 प्रश्न दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिखाई देंगे। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा, जैसे कि आप इसमें ऊपर ही नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न रहेगा, मौर्य शासन की स्थापना में सहायक प्रमुख घटनाओं को रेखांकित कीजिए। यह प्रश्न आपका 10 अंक का होगा। इसके अंक आपको इसी के सामने दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। परिपक्व हड़प्पा सभ्य में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो कि आपका 10 अंक का रहेगा। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों से अधिक ही लिखना होगा
और कम से कम 250 शब्दों में लिखना होगा, जैसा कि आप इसमें ऊपर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 6ठी शताब्दी बीसीई में नवीन धार्मिक विचारों के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए, जो कि आपका 10 अंक का रहेगा। यह भी आपको 250 शब्दों में लिखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 3 की, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 100 शब्दों में देने होंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, जो कि आपका 6 अंक का रहेगा। यह प्रश्न आपका 6 अंक का रहेगा। भाग 3 में 5 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न का अंक 6 रहेगा। अब हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की, पर्यावरण और मानव बस्तियां। इसके बाद हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की, चिस्तिक दूसर मृत भांड संस्कृति। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की, पूर्विक वैदिकाल राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की, सतवाहन वंश। इस तरीके से आपको इसमें आपके सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यह असाइनमेंट आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें पहला भाग 40 का, दूसरा भाग 30 का और तीसरा भाग भी 30 का ही होगा। कुछ इस तरीके से आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि इसका असाइनमेंट आपको कैसे लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और इनके उत्तर क्या क्या होंगे। आपको असाइनमेंट का पहला पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स का कोड, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल। यह पेज सभी असाइनमेंट में इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा और आपको ये डिटेल अपनी सभी असाइनमेंट में इसी तरीके से ही भरनी होंगी। आज हम बात कर रहे हैं BHIC 131 के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके पहले प्रश्न के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्धारण में साहित्यिक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन। यह प्रश्न आपका 20 अंक का होगा। अब हम बात करते हैं इसके उत्तर की। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए, पूर्ण निर्माण करने के लिए साहित्य स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह स्रोत हमें उस काल के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। हालांकि इन स्रोतों का मूल्यांकन करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनमें कई बार अतिशयोक्ति, कल्पना और व्यक्तिगत बात भी देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरीके से इसके बारे में हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को लिखना है। उसके बाद हमने अगली हेडिंग लिखनी है, साहित्य स्रोतों के प्रकार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने प्रश्न ब्लैक पेन से, हेडिंग ब्लैक पेन से, बाकी उत्तर को हमने ब्लू पेन से लिखा है। अगर आप इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो ये आपकी फाइल को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो अगर आप हो सके तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इसी प्रकार से फाइल लिखिए। अब हम बात करते हैं साहित्य स्रोतों के प्रकार। प्राचीन भारतीय इतिहास के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार से ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, जिसमें पहला स्रोत है वेद। ये प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामवेद और अर्थवेद शामिल हैं। इनमें प्राचीन भारतीय समाज की धार्मिक मान्यताएं, देवता, यज्ञ, ऋतुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कुछ इस तरीके से आपको वेद के बारे में लिखना है। उसके बाद बात आती है ब्राह्मण ग्रंथ। यह वेदों की व्याख्या और विस्तार पर आधारित ग्रंथ है। इनमें यज्ञों की विधि, निदान, समाज की पूर्ण व्यवस्था और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं आख्याक और उपनिषद की। ये ब्राह्मण ग्रंथों के बाद के भाग हैं। इनमें दर्शन, आध्यात्मिकता और मोक्ष के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद आता है रामायण और महाभारत। ये दो महाकाव्य हैं, जिनमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है पुराण। ये धार्मिक ग्रंथ है, जिनमें देवताओं, राक्षसों, मनुष्य और ब्राह्मण की उपस्थिति के बारे में कथाएं मिलती हैं। बौद्ध और जैन साहित्य। इन साहित्य स्रोतों में
बौद्ध और जैन धर्मों का उदय, विकास और उनके सामाजिक प्रभाव के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख, प्राचीन शासकों द्वारा जानकारी किए गए अभिलेख भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसमें राजनीतिक घटनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों का महत्व, समाज और संस्कृति। साहित्यिक स्रोतों में हमें प्राचीन भारतीय समाज की रचना, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं, कला और साहित्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। राजनीतिक इतिहास, इन स्रोतों में हमें राजाओं, राजवंशों और राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान भी मिलता है। आर्थिक स्थिति, साहित्य स्रोतों से कृषि, व्यापार, उद्योग, मुद्रा के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक विचार, ये स्रोत हमें विभिन्न धर्मों के उस विकास और उसके सामाजिक प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। साहित्य और कला, इन स्रोतों से हमें प्राचीन भारतीय साहित्य और कला के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों का मूल्यांकन करते समय सावधानियां। काल, किसी भी साहित्य स्रोत का काल निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। लेखक, लेखक का दृष्टिकोण और पक्षपात और उसकी सामाजिक स्थितियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। उद्देश्य, किसी भी ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य क्या था, यह जानना भी जरूरी है। कल्पना और अतिशयोक्ति, साहित्यिक ग्रंथों में अक्सर कल्पना और अतिशयोक्ति होती है, इसीलिए तथ्यों का स्थापन अन्य स्रोतों से करना पड़ता है। पुनर्निर्माण, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण करते समय हमें अन्य स्रोतों जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों का भी सहारा लेना चाहिए। प्राचीन इतिहास से निर्धारित साहित्य स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। स्रोत हमें उस काल के सामाजिक, धार्मिक और विस्तृत प्रदान करते हैं। कुछ इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को पूरा किया है, जिसमें हमने 500 शब्दों से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसको आप जितना अच्छे से और जितना बड़ा लिखेंगे, आपके नंबर कटने के चांसेस उतने ही कम होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। प्रारंभिक प्रायद्वीप भारत में व्यापार और शहरीकरण करने के प्रभाव की चर्चा। यह हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, यह भी 20 अंक का रहेगा। इसमें हमने पहले प्रारंभिक प्रायद्वीप भारत में व्यापार और शहरीकरण के समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इन कारकों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिदृश्य को नाटकीय साज से बदल दिया है। इस निबंध में हम इन प्रभावों की विश्लेषण करेंगे। तो अब हम इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। इससे हमारा आर्थिक विकास हुआ है। व्यापार और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान को बढ़ावा देने का काम किया है। कुछ इसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरी हेडिंग आती है शिल्प और उद्योगों का विकास। व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ शिल्प और उद्योगों का भी विकास हुआ है, कुछ इस तरीके से इसमें लिखेंगे। इसके बाद आता है सामाजिक गतिशीलता। व्यापार ने सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा दिया है। कुशल व्यापारी समाज में उस स्थान प्राप्त कर सकते थे। उसके बाद आता है सांस्कृतिक आदान प्रदान। व्यापार के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बीच में संपर्क बढ़ा, संपर्क आदान प्रदान हुआ। विदेशी विचार और कला, धर्म भारत में आए और प्राचीन संस्कृति को समृद्ध किया। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। शहरीकरण के प्रभाव, सामाजिक जटिलता, जिसमें आप शहरीकरण के साथ ही समाज की अधिक जटिल होता गया। सामाजिक गतिशीलता, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता अधिक थी। लोग अपने कौशल और मेहनत के आधार पर सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ सकते थे। संस्कृति केंद्र, शहर संस्कृति केंद्र बन गया। यहाँ कला, साहित्य, संगीत, नाटक का विकास हुआ। राजनीतिक केंद्र, कई शहर राजनीतिक केंद्र बन गए। सामाजिक समस्याएं, शहरीकरण के साथ ही कई सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जैसे कि भीड़ भाड़, प्रदूषण, अपराध और व्यापार और शहरीकरण का प्रमुख प्रभाव। राज्य की वृद्धि, इसकी वजह से राज्य के शहरीकरण के राज्यों को मजबूत बनाने का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सांस्कृतिक एकीकरण, व्यापार और शहरीकरण ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाया है। नई पहचान, व्यापार और शहरीकरण ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को नई पहचान और विकास दिया है। सामाजिक असमानता,
व्यापार और शहरीकरण के साथ ही सामाजिक असमानता भी बढ़ी। कुछ लोग अत्यंत धनी हो गए जबकि कुछ गरीब हो गए। विशिष्ट उदाहरण मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के साथ व्यापार और शहरीकरण अपने चरम पर थे। पाटलिपुत्र जैसे शहर के प्रमुख व्यापारी केंद्र थे। उसके बाद बात करते हैं दक्षिणी भारत की। दक्षिणी भारत में चोल, पांड्य और चेर राजवंशों के समय व्यापार और शहरीकरण का विकास हुआ। मध्यम एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार। भारत के मध्यम एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच में व्यापार संबंधों का विकास हुआ। प्रारंभिक प्रायद्वीप भारत में व्यापार और शहरीकरण ने समाज को गहराई से प्रभावित किया। तो कुछ इस तरीके से इसके बारे में आपको डिफाइन करना है और इन चीज़ों के बारे में आपको लिखना होगा। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर दिया गया है। आप इग्नू से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट लेना चाहते हैं, कोई नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और वहां से अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जो कि भाग 2 में आता है। यह प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। जिसका तीसरा प्रश्न है, मौर्य शासन की स्थापना में सहायक प्रमुख घटनाओं को रेखांकित कीजिए। मौर्य शासन प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसकी प्रमुख घटनाएं हैं नंद वंश का पतन। शौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले नंद वंश का शासन था। नंद राजाओं की क्रूरता और अत्याचार के कारण जनता असंतोष व्याप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर नंदवंश शासन को उखाड़ फेंका और वक्त पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसके बाद है चाणक्य का योगदान। चाणक्य कुशल राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देकर साम्राज्य की नींव रखने में काफ़ी सहायता की। सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण। सिकंदर महान को भारत आक्रमण ने भारतीय उपद्वीपों में राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दी थी और सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके सेनापति वापस लौट गए थे। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। सेल्युकस निकेटर के साथ संघर्ष। सिकंदर महान को सेनापति सेल्युकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस लेटर को हराया और सिंध नदी के पश्चिम में कुछ क्षेत्र प्राप्त किए। विवाह संबंध। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस निकेटर की पुत्री से विवाह किया। इस विवाह से दोनों राज्यों के बीच में बातचीत, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। कुछ इस तरीके से आपको इसको लिखना है। यह प्रश्न आपका 10 अंक का रहेगा। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति सभ्य शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, जिसे हिंदू घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन दुनिया की सबसे विकसित और योजनात्मक शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता के शहरी क्षेत्रों की रचना और योगदान व्यवस्था ने दुनिया भर के पुर्तवासियों और इतिहासकारों को आश्चर्यचकित किया। इसके बाद हम बात करें प्री-पाक हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण के कुछ प्रमुख विशेषताएं। शहरी नियोजन। हड़प्पा सभ्यता में शहर अत्यंत योजना तरीके से बनाए गए थे। शहरों को ग्रिड प्रणाली से बनाया गया था जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों और इमारतों को भी एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बनाया गया था। नागरिकरण। हड़प्पा सभ्यता में शहरों की नालियाँ, सीवरेज आदि पर काम किया गया। उसके बाद है केंद्रीय स्थल। हड़प्पा में शहरों का एक केंद्रीय स्थल होता था जिसमें अक्सर सितडोल कहा जाता था। व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए थे। शहरों में गोदाम और व्यापारिक केंद्र भी थे। शिल्प। हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार के शिल्प जैसे बर्तन बनाने, मोहरे बनाने और धातुओं को गलाने में कुशल थे। लिपि। हड़प्पा सभ्यता की सबसे एक विशेष लिपि थी जिसमें अभी एक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा 5वां प्रश्न, जो कि 10 अंक का ही रहेगा क्योंकि ये भाग 2 का ही प्रश्न है। 6ठी शताब्दी VCI में नवीन धार्मिक विचारों के उदय के लिए उत्तरदायी कार्यों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा 6ठी शताब्दी में पूर्व ईसा पूर्व भारत में एक महत्वपूर्ण काल था
जब सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों ने जन्म लिया। इसके मुख्य कारण रहेंगे वैदिक धर्म की जटिलता। वैदिक धर्म समय के साथ साथ अधिक जटिल हो गया और कर्मकांडी हो गया। यज्ञों और कर्म कांडों पर अधिक जोर दिया जाने लगा। इससे आम लोग धर्म से दूर होने लग गए। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। लोगों को जन्म के आधार पर समाज में एक निश्चित स्थान पर रखा जाता था। इससे सामाजिक असमानता बढ़ी और लोगों में असंतोष पैदा हो गया। राजनीतिक अस्थिरता। उस समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से युद्ध करते थे। सामाजिक परिवर्तन। व्यापार और वाणिज्य का विकास हो रहा था और नए शहर उभर रहे थे। इससे सामाजिक परिवर्तन आए। इन सभी कारणों ने लोगों को मौजूदा धार्मिक व्यवस्था में प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया। महावीर और बुद्ध जैसे धार्मिक नेताओं ने लोगों को एक साथ नया रास्ता दिखाया। सभी कर्म कांडों को कम महत्व दिया और व्यक्तिगत मौन पर जोर दिया। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यह प्रश्न आपका 10 अंक का रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने छठे प्रश्न की। भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। यह आपका छठा प्रश्न रहेगा जो कि 6 अंक का रहेगा। यह है भाग 3 का प्रश्न है। आइए अब बात करते हैं इसके उत्तर के बारे में। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का घर रहा है और इसीलिए यहाँ पुरातात्विक स्थल मौजूद हैं जो देश के इतिहास को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में सामाजिक जानकारी दी गई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहर थे। इन स्थलों से प्राप्त अवशेषों से इस सभ्यता के उन्नत नगर नियोजन, शहरी जीवन और व्यापारिक संबंधों के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके बाद करेंगे आगरा का किला और ताजमहल। मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण आगरा का किला और ताजमहल विश्व धरोहर स्थल हैं। आगरा का किला मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक है, जबकि ताजमहल प्रेम की अनूठी मिसाल है। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की। पर्यावरण और मानव बस्तियां। पर्यावरण और मानव बस्तियां का आपस में एक गहरा संबंध है। मानव ने सदैव अपने अस्तित्व के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहा है। प्राचीन काल से ही मानव ने प्रकृति संबंधों का उपयोग करते हुए बस्तियां बसाई। नदियों के किनारे, मैदान में, पहाड़ों में, तलहटी में और जंगलों के बीच में मानव बस्तियां देखने को मिल सकती हैं। पर्यावरण बस्तियों को कई तरीके से प्रभावित किया करता है। इसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण मानव बस्तियों को कई तरीके से प्रभावित कर सकता है, जैसे कि संस्थान, जल, वन, खनिज आदि प्राकृतिक संस्थान मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बाद हम बात करेंगे जलवायु। जलवायु मानव बस्तियों के लिए विकास और प्रकाश को प्रभावित करती है। उसके बाद हम बात करेंगे भूगोल। भूगोल का प्रभाव बस्तियों के आकार, आकृति और वितरण पर पड़ता है। खतरे, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक खतरे मानव बस्तियों को प्रभावित करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम पर्यावरण और मानव बस्तियों के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है 8वां प्रश्न, चरित्र दूसर भृतभांड संस्कृति। तो इसके उत्तर की बात करते हैं। चरित्र दूसर भृतभांड संस्कृति प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण संस्कृति है। इस संस्कृति का नाम इसकी विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों के कारण पड़ा है। इन बर्तनों को दूसर रंग से रंगा जाता था और इन पर काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं: मिट्टी के बर्तन। चित्र दूसर भांड संस्कृति के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। कृषि। इस संस्कृति के लोग कृषि पर निर्भर थे, गेहूं, जौ और दालें उगाते थे। लोहा। इस संस्कृति के लोगों को लोहे का ज्ञान था और वह लोहे के औजार बनाते थे। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की, पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी सरल और जनजातीय थी। उस समय लोग मुख्यतः जनजातियों में रहते थे और उनकी अपनी अपनी राजनीतिक व्यवस्था थी। पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं: जनजाति संगठन। कुछ लोग मुख्यतः जनजातियों में संगठित थे। सभा और राजनीति। सभा और राजनीति की वो 2 महत्वपूर्ण सभाएं थी। सभा वृद्ध और अनुभवी लोग होते थे।
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। लोग खेती करते थे और पशुपालन करते थे। सामूहिकता, लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते थे और सामूहिक रूप से काम करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे सतवाहन वंश। सतवाहन वंश प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा तक मध्य भारत पर शासन किया। इस राजवंश की स्थापना शीशमुख नाम के राजा द्वारा मानी जाती है। सतवाहन साम्राज्य की विशेषताएं: प्रमुख शासक, धर्म, कला और अर्थव्यवस्था। कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इन सभी चीज़ों में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।